हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में अगेन मैं डिस्कस करूंगी कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इसका मैंने पार्ट 2 लाया हुआ है। इससे पहले हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जाके। अब जितने आज मैंने वर्ड्स लाए हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में या कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम पहले वर्ड्स देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या रहता है इन वर्ड्स में, हम वो भी साथ साथ में करेंगे। अब पहला वर्ड है हमारा एड एंड एड। देखो दोनों की साउंड सेम है, साथ में इसको हम रिवाइज भी कर लेंगे। साउंड क्या दोनों की सेम है, क्या दोनों की स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। अगर स्पेलिंग डिफरेंट है तो मीनिंग भी क्या है इन वर्ड्स का, वो भी डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको साथ साथ में ये भी यहाँ से कन्वे हो रहा है, ठीक है, कि इनको होमोफोन्स कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस की चीज़ क्या है, हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक है AID और एक में E एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है ना। जो एड होता है ना, AID वाला, इसको आप कहते हो टू हेल्प, किसी की हेल्प करना, किसी को मदद करना, असिस्ट करना, ठीक है ना। रिलीफ की सेंस में भी इसको आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे ही AIDE जो है ना, ये हमारा नाउन होता है बेसिकली। ये इसका मतलब होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट, देखो इसको आप कह रहे हो असिस्ट, मतलब किसी को असिस्ट करना। और ये असिस्टेंट, असिस्टेंट कौन होता है, किसी के अंडर जो काम कर रहा है या किसी के साथ जो काम कर रहा है वो उसका असिस्टेंट हो गया है ना। दोनों में अंतर है, सेम नहीं है, ठीक है। एक एड है हमारा वर्ब की फॉर्म में, हेल्प, ये असिस्ट करना, और एक है नाउन हमारा, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लिखिए, विदाउट मिलिट्री एड /एड, आपके पास दो ऑप्शन है। वी विल लूज द वॉर, कहा कि बिना मिलिट्री की सहायता के, हेल्प के, हम क्या करेंगे, वॉर को हार जाएंगे। यहाँ पे हेल्प का सेंस आ रहा है मिलिट्री की हेल्प के बिना, तो हेल्प के लिए हमने अभी वर्ड पढ़ा, वो क्या है हमारा AID, ये एड वाला है, तो ये वाला एड नहीं होगा यहाँ पे। सेकेंड है, राम इज करंटली वर्किंग एज अ टीचर्स एड। राम क्या कर रहा है, अभी करंटली वर्क कर रहा है एज किसी टीचर, एज अ टीचर एड, असिस्टेंट का काम कर रहा है ना, तो असिस्टेंट वाला सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे AIDE वाला आएगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ सुरेश वर्क इज एक्चुअली डन बाई हिज डैश। मोस्टली जो सुरेश का काम होता है वो कौन करता है, उसका असिस्टेंट करता है ना। तो असिस्टेंट के लिए हमने अभी वर्ड पढ़ा, कौन सा वाला, असिस्टेंट के लिए AIDE आएगा, ठीक है ना, AIDE। तो पहले वाला हो जाएगा, सेकंड वाला एड नहीं होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। एक एड है AID, इसको कह रहे हो हेल्प करना, और AID के बाद जब E लग गया, इसका मतलब असिस्टेंट, ठीक है ना। आप किसी के असिस्टेंट हो, ठीक है ना, या कहीं पे आप एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है ना। या मैं लिखती हूँ सेंटेंस, विल यू ब्लैंक मी ड्यूरिंग द कैंपेन। क्या तुम मुझे कैंपेन के दौरान एड करोगे, हेल्प करोगे। अगर तो हेल्प का सेंस है तो यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे AID आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्टिव और इफेक्टिव। दोनों में डिफरेंस किसका है, एक में A है और एक में E है, ठीक है ना। देखो इफेक्टिव मतलब इफेक्ट से निकला हुआ है, और इफेक्ट है, और यहाँ पे और इफेक्टिव में इफेक्ट है, ठीक है ना कहीं ये इफेक्ट से निकला हुआ है वर्ड, और ये इफेक्टिव से निकला हुआ है। और दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव हो या इफेक्टिव हो एडजेक्टिव, लेकिन वही इफेक्ट जो वर्ड है ना हमारा, ये इफेक्ट, ये हमारा नाउन होता है, ठीक है, सेंटेंस में। ये भी ध्यान रखना है आपने। वही मैं लिखती इसको इफेक्टिवली लगा देती मैं, तो ये एडवर्ब हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि पता ही है आपको एडवर्ब कैसे बनता है, जब आप एडजेक्टिव में LY जोड़ते हो तो आपका एडवर्ब बन जाता है। ये इफेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव था, इसमें आपने LY लगाया तो क्या बन गया, इफेक्टिवली बन गया, तो वो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस किसका है, देखो जब हम कहते हैं ना इफेक्ट, A वाला जो साउंड आता है, इसका मतलब है किस चीज़ का असर पड़ना है ना। आपने किसी से कोई चीज़ बात कह दी, उसका उस पर क्या, उसकी फीलिंग्स का, क्या इमोशंस का इफेक्ट है ना, असर। तो ये फीलिंग्स को डील करता है, या आप कह लो इमोशंस को डील करता है सेम टाइम पे, A वाला। और इफेक्ट मतलब आपने कोई चीज़ किया, कोई काम किया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया है ना, उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या निकल के आया, उसका असर, इफेक्ट। आप लिख लो उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या निकल के आया है। तो इस तरह से दोनों आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से। लिखा हुआ है, द न्यू मेडिकेशन वॉज डीम्ड इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एफेसिया डिजीज़ है, इसके लिए जो नई मेडिकेशन आई है वो असरदार होगी। सेंस किसका आया है, असरदार का ना, इफेक्टिव का। तो यहाँ पे ये इफेक्टिव होगा, ये इमोशंस वाला नहीं है, तो यहाँ पर E वाला आएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है द स्पीच वॉज इफेक्टिवली न्यूट्रल। कहा है कि जो स्पीच थी वो कैसी थी, इफेक्टिवली वो न्यूट्रल थी। तो यहाँ पे ये इफेक्टिवली बिल्कुल सही लगाया हुआ है क्योंकि उसका जो असर था वो क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, वैसे इस नेक्स्ट सेंटेंस है द न्यू स्ट्रैटेजी इज ब्लैंक फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। बोला है कि जो नई स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट मंडे से लागू कर दी जाएगी। अब वो इफेक्टिवली की जाएगी, इफेक्टिवली, इफेक्टिव तो हम रिजल्ट के लगाते हैं तो ये तो नहीं आएगा, तो इफेक्टिवली होगा, है ना, इफेक्टिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देख लिया इफेक्ट और इफेक्ट का डिफरेंस। मैं फिर बता देती हूँ, जो ए वाला है उसका हम डील करते हैं विद फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, लेकिन उसका इफेक्ट का मतलब होता है कि उसका क्या असर निकल के आया, उसका क्या रिजल्ट है ना, आउटकम क्या निकल के आया, तो उसके लिए हम ई वाला लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड रहता है आपका पर्सनल और पर्सोनल। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में NAL लिखा हुआ है और एक में NNEL, इतना ही अंतर है। और दोनों के वर्ड्स के मीनिंग भी क्या होते हैं, फिर बदल जाते हैं। जो पर्सनल है मतलब मेरा, जहाँ पे सेंस आता है आई मी वाला, है ना, मेरा, और ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना, वहीं NNEL, जहाँ एक है NAL और एक में NEL है। जहाँ पे NEL नील का मतलब क्या है, यहाँ पे ये हमारी वर्क का काम करता है। इसको आप कहते हो अधिकारी, या कहीं पर आप काम कर रहे हो। ठीक है ना, ये मतलब एम्प्लॉय के लिए यूज़ की जाती टर्म बेसिकली। पर्सनल इज फॉर यूज़ फॉर एम्प्लॉय, इसको लिख लो यूज़ फॉर एम्प्लॉय। ठीक है ना, जहाँ पे NEL आएगा वो यूज़ फॉर एम्प्लॉय है, और जहाँ पे सिंपल पर्सनल है, जहाँ पे मतलब मेरा हक है, मेरा अधिकार है, वो NAL वाला हो जाता है। ठीक है, एक एडजेक्टिव है और एक हमारा वर्ब की तरह काम करता है। देखते हैं सेंटेंस में इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। शी इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट हर पर्सनल और पर्सनल अपीयरेंस। वो हमेशा कंसर्न रहती है अपनी पर्सनल अपीयरेंस के बारे में ना। किसके बारे में, अपीयरेंस, खुद की अपीयरेंस ना, तो क्या सी होगी, वो पर्सनल होनी चाहिए ना, तो ये तो वाला नहीं आएगा ना। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। द कंपनी इज आस्किंग ऑल ऑफ इट्स डैश टू रिव्यू द न्यू सोशल मीडिया गाइडलाइंस। कंपनी ने बोला है, क्या बोला है, कि रिव्यू करना न्यू सोशल मीडिया गाइडलाइंस को। किसको बोला है, अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कंपनी ने। तो एम्प्लॉयज़ के लिए हमने अभी बोला वर्ड क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ के लिए वर्ड आता है हमारा पर्सनल। ठीक है ना, जिसमें DN आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वर्ड आ जाएगा। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हियर एंड हियर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, साउंड तो सेम ही आ रही है, स्पेलिंग के अंतर और मीनिंग का भी अंतर है। एक है हियर मतलब यहाँ, इधर, इधर का सेंस आ रहा है हियर में, और एक है HEAR, हियर मतलब सुनना। ठीक हो ना। अब एक वर्ड एक और होता है, यहाँ पे लिख लो या तो बेशक इसको, एक होता है लिसन। लिसन को भी तो आप बोलते हो सुनना ही ना, तो फिर लिसन और हियर में क्या डिफरेंस है। देखो ध्यान रखना, एक सुनना जो होता है ना, जो हम नॉर्मल सुन रहे हैं, इसमें हम कोई एफर्ट लगाते नहीं है, ये नो एफर्ट है, ये एफर्टलेस है। ठीक है ना, जो आप सुन रहे हो, आप हर बात सुन रहे हो, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन जब लिसन आता है ना वर्ड, तो आप क्या करते हो, अपने एफर्ट लगाते हो। जैसे टीचर कहता है क्लास में आपको लिसन केयरफुली, हम कहते हैं ना लिसन केयरफुली, मतलब कि आपको कहा जा रहा है कि आप केयरफुली सुनो, मतलब यहाँ पे आपके एफर्ट लग रहे हैं। तो जहाँ पे एफर्ट की बात है वहाँ पे वर्ड लिसन चूज करना है आपने। वही हियरिंग क्या है, हियरिंग इज अ नॉर्मल फिनोमिना, ये आपके लिए, ये आप आम तौर पे करते हो। ठीक है ना, लेकिन लिसन क्या है, ये आपका ये एक्टिव प्रोसेस की फॉर्म में है, कि उस टाइम पे आप क्या हो, एक्टिव हो सुनने के लिए, उस चीज़ को आप सुनना चाहते हो कॉन्शियसली। ठीक है ना, उस पर आप अटेंशन प्रॉपर डालना चाहते हो। लेकिन जो हियरिंग होता है ये पैसिव है, ये आप ऐसे भी सुन रहे हो हर बात को, वैसे भी सुन ही रहे हो। ठीक है ना, जिसके लिए आपको ईयर्स दिए हुए हैं। और एक हियर है इधर। तो अब देखते हैं इनका डिफरेंस क्या रहता है। सेंटेंस में लिखा गया है द चिल्ड्रन वांट टू प्ले हियर और हियर इन द रूम। ये वाला हियर तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, सुनने वाला, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला, कि इधर खेलेंगे बच्चे, है ना। नेक्स्ट द चिल्ड्रन कुड हियर द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बच्चे म्यूजिक को सुन सकते हैं जो बाहर से आ रहा है, तो वहाँ पे हियर ये वाला ही लगेगा, HEAR वाला। ठीक है ना, वैसे मैं कहती हूँ आई लव लिसनिंग द म्यूजिक, है ना, और सेम टाइम पे लिखती हूँ मैं आई लव हेयरिंग द म्यूजिक। दोनों में सही सेंटेंस कौन सा है हमारा, ऑब्वियसली पहला वाला है ना, कि मेरे को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, लिसनिंग द म्यूजिक। हेयरिंग तो हमारा क्या है, अरे मैंने कहा हेयरिंग इज एन पैसिव एक्टिविटी, वो तो हम ऐसे भी कर रहे हैं, बट इसके लिए हम क्या है, कॉन्शियसली इन्वॉल्व है कि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, तो आई लव लिसनिंग द म्यूजिक ना, लिसन केयरफुली एंड आई लव लिसनिंग द म्यूजिक, मतलब साउंड तो सेम ही आ रहा है ना, कि सुनने का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, देखो आपने एक्सेप्ट किया मेरा प्रपोजल, है ना, तो वहाँ पे आपने ACC लगा लिया, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा कुछ और, है ना। तो ये जो ए वाला है ये वर्ब होता है आपका, और एक्सेप्ट जो है ये आपका प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है ना, प्रेपोजिशन। अब देखो जो वर्ब है हमारा, इसका मतलब ही क्या होता है, एक्सेप्ट करना। मैंने कहा आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, मतलब आपने अलो किया, टू अलो, या आपने उसको अप्रूव कर दिया, किसी भी चीज़ को आपने अप्रूव किया।
अप्रूव ऑफ समथिंग, है ना। वहीं एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, है ना। एक्सक्लूड करना मतलब, है ना। अप्रूव नहीं करना मतलब क्या किया आपने, एक्सक्लूड किया, उसको बाहर किया। या बोलो अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा कुछ और, है ना। तो ये दोनों हो गए आपके डिफरेंट, लगते सेम है, हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट मतलब उसको डिस्कार्ड करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इनकी अब। यू नेवर एक्सेप्टेड मी एज ए फ्रेंड, तुमने मुझे कभी स्वीकारा ही नहीं है एज अ फ्रेंड। जब तुमने स्वीकारा ही नहीं है तो एक्सेप्ट आएगा ना यहाँ पे, तुमने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्टेड तो नहीं आएगा यहाँ पे। दे प्ले फुटबॉल एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडे, वो हर दिन फुटबॉल खेलते हैं लेकिन इस दिन नहीं खेलते हैं, वो क्या है, संडे को नहीं खेलते हैं, तो एक्सेप्ट आएगा ना यहाँ पे एक्सेप्ट तो नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली आई कांट डैश योर प्रपोजल, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, तो एक्सेप्ट वाला ये वाला आ जाएगा, स्वीकार नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ACC आ जाएगा। तो आपने भी ध्यान देना, ठीक है, इसके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट वर्ड है आपका बॉर्न एंड बॉर्न। देखो एक में N लगा है और एक में N के बाद E लगा हुआ है, बस यही अंतर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस तो होगा ही ना। अब जो बॉर्न होता है इसका मतलब बर्थ होता है, और बॉर्न मतलब जिसमें E लगा है इसका मतलब क्या होता है, टू कैरी समथिंग। इसको भी आप ऐसे कह सकते हो, बियर करना, कुछ रेफर्स टू बियरिंग, कोई चीज़ आप बियर कर रहे हो, क्योंकि बियर का ही पास्ट पार्टिसिपल है ना, बियर करना या कैरी समथिंग, कैरिंग समथिंग, ठीक है ना। देखो मैं बता देती हूँ फिर से आपको, एक बियर होता है, ये बियर भालू वाला नहीं है, ये बियर बर्दाश्त की हद में, ठीक है ना। बियर या इसको आप कैरी करना बोल लो, बियर कर रहे हो आप उस चीज़ को, अपना बोर एंड फिर बॉर्न। ये बॉर्न जो इसी बियर का क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, समझ आया। अब ये ऐसे, ये बॉर्न भी हमारा क्या, ये भी पास्ट पार्टिसिपल ही है, लेकिन अंतर क्या है, ई वाले में ये इसका मतलब है कि बियरिंग करना कुछ चीज़। जैसे मैं आपको कहूँ नॉर्मली, ही वॉज, एग्जाम्पल लिखिए मैंने, हाँ लिखिए, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, ये बॉर्न है कि वो पैदा हुआ है, ये ही पैदा हुआ है इंडिया में, तो यहाँ पे बॉर्न लिखा क्योंकि ये बर्थ का सेंस दे रहा है कि वो पैदा हुआ है इंडिया में, है ना। सेकंड लिखा है मैंने, शी हैज़ बॉर्न 3 चिल्ड्रन। इस शी के पास कितने बच्चे हैं, इसने पैदा किए 3 बच्चे, मतलब इसने उनको कैरी किया खुद के वॉम में पहले, फिर जाके वो बच्चे हुए हैं ना, तो यहाँ पे NE वाला आएगा ना कि बॉर्न वाला आएगा, और बच्चे यहीं गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान का रखना है आपने यहाँ पर एक चीज़ का, जब सब्जेक्ट में ना, व्हेन सब्जेक्ट इज़ दी मदर, लिख लो या तो इसको नोट कर लो, इज़ द मदर रैदर देन चाइल्ड, जब सब्जेक्ट क्या होता है, मदर होता है रैदर देन चाइल्ड, इसका मतलब आपको उस केस में BORNE ही लगाना है, वहाँ पे आपको बॉर्न नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और यहाँ इसको समझने के बाद आप कभी गड़बड़ करोगे ही नहीं। यहाँ लिखा है शी वॉज बॉर्न 3, इस शी क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, और खुद में क्या मदर है ना, तो इसने बॉर्न किए 3 बच्चे, तो यहाँ पे BORNE होगा, लेकिन वही ही वॉज जब ही खुद था तो बॉर्न सिंपल वाला लगा दिया हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है एग्जाम्पल मैंने, माई हार्डवर्क हैज़ फाइनली फ्रूट्स, मेरे हार्डवर्क ने मुझे फाइनली नतीजे में क्या दिया, बियर किए फ्रूट्स को, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बियर करना का मतलब क्या होता है, BORNE, बॉर्न। मैंने अभी कहा आपको कि जो ये बॉर्न का मतलब होता है टू बियर करना, चाहे फिर वो माँ ही अपना बच्चा क्यों नहीं बियर कर रही है, अपनी गोद में कैरी कर रही है, या उसके अलावा आप कोई भी काम जिसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, उनके लिए आप BORNE ही लगाते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्पथी, और साथ में सिंपथी और एपैथी। देखो आपको इनको भी E है ना लिखा है यहाँ पे, देखो तीनों पैथी लिखा हुआ है, मतलब तीनों कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से डील करते होंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। जो E वाला है ना, इसका मतलब होता है फीलिंग्स को समझना, कि आपको कोई अपनी बात बता रहा है, आप में वो एबिलिटी है कि आप रिलेट कर पा रहे हो। और ये एम्पैथी हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। सिंपैथी भी क्या है हमारा, ये भी हमारा नाउन है। एपैथी भी हमारा सेम है। अब डिफरेंस क्या है, जो ई वाला है ना एम्पैथी वाला, इसका मतलब क्या है, एबिलिटी है आपके अंदर कि आप किसी और की फीलिंग से खुद को रिलेट कर पा रहे हो। एबिलिटी टू रिलेट टू अनदर पर्सन्स फीलिंग, खाली आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। अब एक वर्ड लिखा है सिंपथी, सिम है ना। सिंपथी का मतलब क्या होता है, मान लो आपको कोई अपना दुख बता रहा है, तो आप उसके लिए क्या फील कर रहे हो, पिटी फील कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब आप कहने का कंपेयर करने लग पड़े हो उस चीज़ को, तो इसका मतलब होता है फीलिंग पिटी। जब आप किसी के दुख में काफ़ी गमगीन या पिटी फील करते हो, उसको आप कहते हो सिंपथी। वहीं एपैथी का मतलब आप परवाह ही नहीं करते हो, नॉट टू केयर एट ऑल, ठीक है ना, नॉट टू
केयर एट ऑल। और क्या होता है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है और हमें ये तीनों ही वर्ड दिए होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला आएगा। तो आज के बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे ई से स्टार्ट है उसका मतलब है कि आप सिर्फ किसी की फीलिंग से खुद के इमोशंस को रिलेट कर पाते हो, ठीक है ना। सिंपैथी का मतलब हो गया कि आप सिंपैथेटिक हो उस इंसान के लिए, आप उसके दुख में फील करते हो, उसके लिए पिटी। और एपैथी मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इसके आप एग्जाम्पल देखो, लिखा है जैकी हैड सिंपथी स्लैश एम्पथी फॉर जॉन। जैकी को सिंपथी है या एम्पथी है जॉन के लिए। हु लॉस्ट हिज हाउस इन अ फायर, जिसने अपना घर आग में गवा दिया। अब कुछ चीज़ गवा दी है उस इंसान ने, तो उसके लिए जाहिर सी बात है उसको पिटी फील हो रहा होगा। तो पिटी के लिए हमने अभी वर्ड पढ़ा सिंपथी, तो यहाँ सिंपथी आएगा, एम्पथी नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई हैव सिंपथी फॉर राम स्ट्रगल। मुझे राम के स्ट्रगल से क्या है, सिंपथी है, मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ कि वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, सक्सेस नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपथी है, मैं उसके लिए काफ़ी सिंपैथेटिक हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिंपथी वाला। वह मैं लिखती हूँ शीतल इज अ सेंसिटिव एंड डैश गर्ल। शीतल कैसी लड़की है, सेंसिटिव भी और डैश है। आपको ऑप्शन में दिया होगा एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ऑप्शन दिया आपको एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, तो सही वाला कौन सा होगा आपका ऑप्शन। अब यहाँ पे आएगा एम्पैथेटिक गर्ल, क्योंकि सेंटेंस में क्या कहा हुआ है, सेंटेंस में कहा हुआ है कि शीतल कैसी लड़की सेंसिटिव और एम्पैथेटिक है। मतलब क्या है, इसका निकल के आ रहा है कि वो उसमें एक ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरों के दुख से खुद को रिलेट कर पाती है, तो यहाँ पे एम्पैथेटिक आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इट्स और इट्स। हम यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक इट्स में क्या होता है, एपिस्ट्रॉफी लगा होता है और एक में एपिस्ट्रॉफी नहीं होता है। जो विदाउट एपिस्ट्रॉफी होगा, लिख लेती हूँ मैं इसको यहाँ पे, विदाउट एपिस्ट्रॉफी, ठीक है ना। ये हो गया विदाउट एपिस्ट्रॉफी, मतलब पोजेशन। जहाँ पर एपिस्ट्रॉफी नहीं है वहाँ पे आ गया पोजेशन, वहाँ पे आ गया ओनरशिप, अधिकार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये पॉजेसिव है किसका, ये पॉजेसिव केस किसका है, इट का ही है ना। इट से ही हम इट्स बनाते हैं, पॉजेसिव है ना, मतलब आपका किसी से बिलोंगिंग है, अधिकार है। वहीं जिसमें एपिस्ट्रॉफी आ गया, जैसे विद, लिखो विद एपिस्ट्रॉफी, ये है कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये एक इट इज़ का भी हो सकता है और इट हैज़ का भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो बस इतना ही दोनों में अंतर है। जब एपिस्ट्रॉफी नहीं होता तो उसको हम कहते हैं वो पॉजेसिव केस है इट का, ठीक है ना। जहाँ पे अधिकार की बात की होगी, वहाँ पे जहाँ पे एपिस्ट्रॉफी लग गया उसके दो मतलब है, इट इज़ और इट हैज़। एग्जाम्पल लिखी हुई है, इट्स बेस्ट टू डू सम रिसर्च बिफोर डिसाइडिंग ऑन टॉपिक। ये बेस्ट होता है पहले रिसर्च करना किसी टॉपिक को डिसाइड करने से पहले। तो इट इज़ है ना, यहाँ पे ये एपिस्ट्रॉफी वाला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पोजीशन की बात नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कोई नॉर्मल सा काम हम कर रहे हैं तो हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे ना पहले, तो यहाँ पे ये पोजीशन को नहीं शो कर रहा। लेकिन यहाँ लिखा है नेक्स्ट में क्या लिखा है, इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock। अभी ऑलमोस्ट कितने बज गए, 2 बज गए, तो ये इसका मतलब क्या, इट इज़ ऑलमोस्ट, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन दोनों एग्जाम्पल में पोजीशन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। वहीं लिखूंगी मैं इट्स हर कार या हिज कार, तो ये उसी की गाड़ी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पोजेशन शो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जहाँ पे पोजेसिव केस हो जाएगा, जहाँ पे पोजेशन शो हो जाएगा वहाँ पे इट्स होगा। विदाउट पोजेशन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इट इज़ और इट हैज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप जितने मैंने आज वर्ड कराए आपको समझ आए होंगे। और ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के कहीं ना कहीं से निकाले हैं मैंने। इसी तरह से कंटेंट को देखें, पसंद करें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।